हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि किस तरह से एमएससी मॉलिक्यूल्स इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, और हमने बेसिक देखा था क्या होते हैं एमएससी मॉलिक्यूल्स और कहाँ पे पाए जाते हैं बेसिकली, और किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता है। हमने इंटरेक्शन की बात की थी कि एमएससी मॉलिक्यूल टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं टी सेल्स के साथ। तो बेसिकली टी सेल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे कि टी सेल की अगर रिसेप्टर की बात करें तो CD40 हो गया, CD40, CD28 टी सेल रिसेप्टर, ओके। और PD1 मीन्स होता है प्रोग्राम सेल डेथ 1 रिसेप्टर और प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटीन। सो PD1 का यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल है। PD1 ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि टी सेल्स को सप्रेस करते हैं। इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है टी सेल्स के थ्रू, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के थ्रू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो वो बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम कौन सा प्रोटीन्स करते हैं? PD1 करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इंटरेक्शन की बात है, तो अगर इंटरेक्शन देखा जाए तो टी सेल्स पे पाए जाने वाले CD40 रिसेप्टर्स डेंड्रिटिक सेल्स पे पाए जाने वाले CD40 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके। CD80 CD28 के साथ इंटरेक्ट करता है। डेंड्रिटिक सेल्स पे CD80 पाए जाते हैं और यहाँ पे टी सेल्स पे CD28 पाए जाते हैं। यहाँ पे एक जो मेजर इंटरेक्शन होता है वो एमएससी मॉलिक्यूल और टी सेल्स के बीच में होता है, TCR के बीच में होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये MSC1 हो गया, MSC और TCR, इनका इंटरेक्शन मस्ट है किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। टी सेल्स अकेले कैपेबल नहीं होते किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। वो तभी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं जब एमएससी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। होता है क्या एग्जैक्टली, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में फेगोसाइटोसिस के थ्रू, लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स या तो फिर फेगोसाइटोसिस, मतलब डिफरेंट टाइप के डिग्रेडेटिंग एंजाइम्स के थ्रू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, या और फिर 8 से 10 या तो फिर जाके 13 से 17 एमिनो एसिड के बना देते हैं। इतने साइज़ के, एक एडिक्वेट साइज़ होती है दोनों की, ठीक। और देन उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स एमएससी मॉलिक्यूल्स के थ्रू यहाँ पे एक छोटा सा एंटीजन पाया जा रहा है। अगर आप देख सकते हो तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये एक छोटा सा एंटीजन पाया जा रहा है। ये टी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो हमारे यहाँ, हमारे सेल्स में कोई फॉरेनर घुस गया है, अब क्या करना है, अब इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसने, डेंड्रिटिक सेल्स ने क्या किया कि एंटीजन को प्रोसेस करके अपने सरफेस पे चिपका दिया, सरफेस पे सभी को दिखाने लगा, सभी इम्यून सेल्स को दिखाने लगा। और साथ ही साथ ये डेंड्रिटिक सेल्स कुछ टाइप के साइटोकाइंस सीक्रेट करते हैं, साइटोकाइंस में डिफरेंट बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है इंटरल्यूकिन, ओके। ये इंटरल्यूकिन डेंड्रिटिक सेल्स सीक्रेट करेगा तो क्या होगा, टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा, टी सेल्स को सिग्नल दिया जाएगा, ओके। टी सेल्स को सिग्नल दिया जाएगा और सिग्नल मिलने के बाद टी सेल्स और मैच्योर होते हैं, इनका डिवीजन शुरू होता है, मैच्योरेशन शुरू होता है, और फाइनली ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। टी सेल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, फिर और भी हेल्पर सेल बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स बनती है, ओके। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है, हम आगे वो भी देखेंगे किस तरह से होता है। बेसिक हम यहाँ पे बस बेसिक समझ रहे हैं कि किस तरह से टी सेल्स और एमएससी मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो आई थिंक ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा इंटरेक्शन के बारे में। हम आगे इसको फिर से डील करेंगे। अब हम कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था। अभी तक हमने सिर्फ डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा था, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में होते हैं, एमएससी क्लास पर सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में होते हैं। और क्लास 2 कहाँ पे पाए जाते हैं, पिछले स्लाइड में अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, APC में पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और हमने APC का कोड भी बताया था, APC का कोड क्या होता है, डम्ब होता है, डम्ब यानी DMB, ओके। ये DMB क्या है, APC का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के कोड है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि कौन से जीन्स होते हैं जो इनको इनकोड करते हैं, तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि HLA टाइप के जीन्स होते हैं,
जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाए जाते हैं। कौन कौन से HLA प्रोटीन्स, कौन कौन से HLA होते हैं, HLA, HLA-B, HLA-C जो होते हैं क्लास फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और HLA-D जो होता है वो क्लास सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर नेचर की बात करें तो ये एक यहाँ पे नया टर्म है, यहाँ पे एक नया टर्म है कि जो MSC क्लास फर्स्ट होते हैं वो केवल एंडोजिनस ऑरिजिन के एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडोजिनस ऑरिजिन ऑफ पॉलीपेप्टाइड और व्हाट इज एंडोजिनस ऑरिजिन ऑफ एंटीजेंस, है ना। एंटीजन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होते हैं, एंटीजेंस प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली एंटीजेनिक। तो अब क्या होते हैं ये एंडोजिनस ऑरिजिन के, तो एंडोजिनस ऑरिजिन हम उसे बोलते हैं कि सपोज प्रोटीन सिंथेसिस के समय कुछ पॉलीपेप्टाइड ऐसे हो गए जो कि मिसकन्फर्मेशन में फोल्ड हो गए और उनको फिर प्रोटियासोमल मैकेनिज्म में भेजा गया, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन में भेजा गया रिपेयर के लिए, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली क्या किया गया, उनको डिग्रेड कर दिया गया, रिपेयर सिस्टम में भेजा गया लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाए, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, एंडोजिनस ऑरिजिन के कहलाते हैं। मतलब ये कि कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड स्टेज में आ गई और मिसफोल्डेड स्टेज में आने के बाद वो बॉडी के लिए क्या एक तरीके से एंटीजन का काम कर रही है, ठीक। तो MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल हमेशा एंडोजिनस पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी से आप समझ गए होंगे क्लास सेकंड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर से प्रोटीन आते हैं उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो MSC सेकंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एंटीजन। तो लिखा है साइटोसोलिक प्रोटीन्स दे आर सिंपल पेप्टाइड जनरेटेड विद इन द सेल्स और दोज दैट में एंटर द साइटोसोल फ्रॉम द फेगोसोम्स। हमने इसके बारे में बात की है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि विद इन द बॉडी जनरेट होते हैं, है ना। तो ऐसे एंटीजेंस को कौन ट्रीट करता है, MSC क्लास फर्स्ट ट्रीट करते हैं। क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, जो कि सेल के आउटसाइड से आ रहे हैं, उसको ट्रीट किया जाता है MSC क्लास सेकंड के थ्रू। यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फेगोसोम, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू मेडिएट होता है, इंटरनलाइजेशन दिया है। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आगे की हम पूरी एंटीजन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये फंक्शन होता है, ठीक। और एंजाइम्स इन्वॉल्व। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन हमने बोला था कि कोई भी एंटीजन को पकड़ के एपिसिस क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बांट देते हैं। तो उस छोटे छोटे फ्रैगमेंट करने के लिए कोई प्रोटीएज चाहिए होगा। तो क्लास फर्स्ट में जो प्रोटीएज यूज होता है वो होते हैं साइटोसोलिक प्रोटियासोमल प्रोटियोसोम। यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म या तो फिर E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। हम एक टर्म देते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं E3 यूबिक्यूटिन यानी कि यूबी लाइगेज, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। ये क्या होते हैं, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि कोई भी प्रोटीन जब मिसफोल्डेड स्टेज में जाती है तो उसको डिग्रेड करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं 26S प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, 26S प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स, 26S प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसी के थ्रू सभी मिसफोल्डेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक। तो वही जो मिसफोल्डिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन साइटोसोलिक प्रोटियोसोम के थ्रू होता है, और यहाँ पे जबकि जो होते हैं लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। और आप सभी को पता है यहाँ पे लिखा गया है, देखें इंडोसोम लिखा गया है। तो इंडोसोम बेसिकली एक तरीके का लाइसोसोम होता है जो कि अर्ली स्टेज में पाए जाते हैं, जिसके पीएच लो होते हैं। यही अर्ली इंडोसोम जो होते हैं पहले अर्ली एंडोसोम होते हैं। मतलब अगर लाइसोसोम की हम मैच्यूरेशन देखेंगे तो सबसे पहले वो अर्ली एंडोसोम होता है, फिर जाके एंडोसोम बनता है, फिर लेट एंडोसोम बनता है, फिर लाइसोसोम। इस तरह से उसकी मैच्यूरेशन होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे उसका पीएच डाउन होते जाता है और उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होते जाता है। ओके, और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये है कि उसके पीएच में कमी आना। ओके, अब यहाँ पे पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, नहीं ये भी चीज़ हमारे लिए नया है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन की जब प्रोसेसिंग होगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, वास्कुलर स्पेशलाइज्ड टाइप के वेसिकुलर कंपार्टमेंट। तो बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे इतना समझिए कि जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है
तो वो दोनों की दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। बेसिकली ये एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जब एंटीजन की प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाती है तो उसके बाद उसको सिक्रेट किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेट किया जाता है, जिसके थ्रू वो गोल्जी में जाके फ्यूज होता है, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है और फाइनली क्या होता है, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस कंडीशन की बात हो रही है कि एमएससी क्लास फर्स्ट में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और यहाँ पे जो होता है इस क्लास सेकंड में जो होता है स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट के थ्रू होता है, वेसिकुलर कंपार्टमेंट के थ्रू होता है। स्मॉल छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं और उसके थ्रू एंटीजन को लोड करके बाहर निकाला जाता है ईआर से। पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स, अब पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स में और डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं। तो बेसिकली क्लास फर्स्ट में जो होता है टैप 1 टैप 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, टैप 1 टैप 2 टापासिन और ERP57। आप और एक और है यहाँ पे कैलरेटिकुलिन। ये 4 प्रोटीन जो है बहुत ही मेन है जो कि क्लास फर्स्ट में आते हैं। ओके, हम इसकी प्रोसेसिंग आगे देखेंगे तो हम पूरा डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। अभी आप इतना समझिए कि जो टैप 1 टैप 2 प्रोटीन्स होते हैं वो ER के मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले एक तरीके के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सपोज ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली। सपोज अगर ये ER की मेम्ब्रेन है, ओके, तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टैप 1 टैप 2। ओके, टैप 2 और यहाँ पे पाया जा रहा है टैप 1। टैप 1 टैप 2 पाए जाते हैं और यहीं से क्या होता है, कोई भी प्रोटीन ER के ल्यूमेन में एंटर करता है। ओके, सपोज ये टैप 1 टैप 2 है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टर है और इसी के थ्रू क्या होगा कि कोई भी प्रोटीन एंटर करेगी, बेसिकली कोई भी प्रोटीन ER के अंदर एंटर करेगी। ठीक, तो आपने टैप 1 टैप 2 की लोकेशन देखे। टापासिन जो होता है उसी के बगल में ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इसी के बगल में एक प्रोटीन पाई जाती है टापासिन, और ERP57 तो अंदर होता है, ल्यूमेन के अंदर होता है। हम एक एक चीज़ का एक एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फंक्शन देखेंगे, ठीक है, बट अभी इसको ब्रीफली समराइज़ करते हैं फटाफट। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में जो होते हैं गोल्जी बॉडी आती है, chaperones in the ER, invariant chain in the ER, Golgi in the MSC class second, कंपार्टमेंट वेसिकल्स सेकेंड वेसिकल्स। कुछ नहीं दिया इसमें, बस यही बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा था, हमने अभी बात की थी कि दोनों की दोनों प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड की ER के अंदर ही होती है। और बाद में हमने ये भी बात की थी कि ER से क्या होता है, क्लास सेकेंड में वेसिकल्स, एक स्पेशल टाइप के वेसिकल्स बनते हैं जिसके थ्रू एंटीजन और MSC मॉलिक्यूल्स को फ्यूज़ करके बाहर निकाला जाता है। और फाइनली ये गोल्जी बॉडी के थ्रू होते हुए गोल्जी बॉडी में फ्यूज़ होता है, देन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाता है वेसिकल के फॉर्म में। हम देखेंगे आगे इसको भी। रिकॉग्नाइजिंग कोरिसेप्टर, ओके, तो इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है कि ये CD8 के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं और ये यहाँ पे CD4 के थ्रू होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स T सेल, प्रेजेंट एंटीजन टू द 2 CD8 T सेल्स। ओके, CD8 प्लस T सेल्स और यहाँ पे CD4 T सेल्स। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो केवल एक ही मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा चेन से बने होते हैं। हमने मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रॉपर्टी नहीं देखी है, पिछले नहीं देखी है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रॉपर्टी होती है MSC मॉलिक्यूल्स की, MSC क्लास फर्स्ट में जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग होता है। मेम्ब्रेन स्पैनिंग क्या होता है, सपोज ये एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये कोई एक प्रोटीन है, कितनी बार ट्रांस मेम्ब्रेन, कितनी बार ये पास हो रहा है, इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन स्पैनिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये केवल सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, अल्फा चैन जो होता है स्पैनिंग अल्फा चैन, एंड 1 बीटा चैन प्रोड्यूस बाय द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। मतलब ये कि यहाँ पे एक अल्फा चैन हो गया, यहाँ पे एक बीटा चैन हो गया, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन दोनों के दोनों होते हैं, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 मेम्ब्रेन स्पैनिंग चैन्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा बोथ प्रोड्यूस बाय MSC जीन्स। ओके, तो अगर इसी जब सेकंड का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, MSC क्लास फर्स्ट जो होता है सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, जबकि ये जो होता है ये डबल ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। ओके,
ये क्या हो गया, डबल ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया। बिल्डिंग एमिनो एसिड, ये भी एक नया टर्म है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब एंटीजन प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है तो उस समय क्या होता है कि हर एक एमएससी मॉलिक्यूल्स की एक वर्किंग कैपेसिटी है। वर्किंग कैपेसिटी कि वो कितने एमिनो एसिड्स तक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एमएससी क्लास फर्स्ट जो होते हैं वो 8 से 10 एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि क्लास सेकंड जो होते हैं वो 13 to 18 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, 8 to 10 और 13 to 18 मॉलिक्यूल्स। पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में पाई जाती है एमएससी क्लास फर्स्ट में, और अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के बीच में पाई जाती है क्लास सेकंड में। इनवेरिएंट चेन, इनवेरिएंट चेन ये भी एक नई प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट चेन्स का मतलब होता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे देखें तो क्या है, क्लास फर्स्ट एमएससी चेन में इन दोनों का अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में एंटीजन बाइंड कर रहा है। तो क्या ये बाइंडिंग साइट ऑलवेज फ्री रहती है, या एट द टाइम ऑफ एंटीजन बाइंडिंग उसी समय ये खुलती है और उससे पहले किसी और मॉलिक्यूल्स के थ्रू कवर होती है? तो अगर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट किसी और मॉलिक्यूल के थ्रू तब तक कवर रहती है जब तक कि एंटीजन ना आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इनवेरिएंट का पाया जाना। अगर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट क्लोज्ड है किसी और मॉलिक्यूल्स के थ्रू, सपोज यहाँ पे एंटीजन नहीं प्रेजेंट हो, सपोज यहाँ पे एंटीजन ना प्रेजेंट होके कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सपोज ये, तो क्या होगा, अगर कोई एंटीजन यहाँ पे आता है तो क्या ये बाइंड कर पाएगा इस पर? नहीं बाइंड कर पाएगा। तो उस समय क्या होगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ इनवेरिएंट चेन। मतलब यहाँ पे कोई इनवेरिएंट चेन पाया जा रहा है जो कि क्या कर रहा है, एंटीजन को बाइंड करने से रोक रहा है। हम आगे देखेंगे कि ये भी क्यों ज़रूरी है जब एंटीजन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कोई भी इनवेरिएंट चेन नहीं पाया जाता। हैज़ नो इनवेरिएंट चेन, प्लीज़ कीप इन माइंड, क्लास फर्स्ट में कोई भी इनवेरिएंट चेन नहीं पाया जाता, जबकि क्लास सेकंड जो होते हैं उनमें इनवेरिएंट चेन पाए जाते हैं। क्लास सेकंड में मैं नाम बता देता हूँ, इनवेरिएंट चेन जो होता है ERP57 होता है। वहाँ पे एक इनवेरिएंट चेन होता है जिसका नाम क्या है, ERP57। क्या नाम है, ERP57, ERP57। ये एक तरीके का इनवेरिएंट चेन है जो कि एमएससी क्लास सेकंड में पाया जाता है। ओके, केवल और केवल क्लास सेकंड में पाया जाता है, हैज़ एन इनवेरिएंट चेन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब क्विक रिवीजन की बारी आती है, तो फटाफट हम देखते हैं कि कौन कौन से एमएससी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो बेसिकली हमने देखा था 8 to 10 एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्लास फर्स्ट, और क्लास सेकंड जो होते हैं 13 to 18। पेप्टाइड बाइंडिंग साइट जो होती है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बीच में होती है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में होती है। क्लास फर्स्ट जो होता है वो CD8 के थ्रू इंटरेक्ट करता है, क्लास सेकंड जो होता है CD4 के थ्रू इंटरेक्ट करता है। हमने देखा था क्लास फर्स्ट जो होता है सभी सरफेस पे पाए जाते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स के, जबकि ये जो होते हैं क्लास सेकंड केवल एपीसीज में पाए जाते हैं। ओके, कंपोज्ड ऑफ 1 पेप्टाइड इनकोडेड इन द HLA लोकस एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। हमने देखा था कि कंपोज्ड ऑफ 1 पेप्टाइड इनकोडेड इन HLA लोकस एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ 2 पेप्टाइड्स इनकोडेड बाय HLA लोकस, बाइंड विद द एंडोजिनस एंटीजन एंड एंडोजिनस एंटीजन के साथ बाइंड करता है, बाइंड विद द एक्सोजिनस एंटीजन के साथ बाइंड करता है। एमएससी क्लास फर्स्ट डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट चेन, बट इन द सेकंड इट हैज़ अ इनवेरिएंट चेन। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से एंटीजन